लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा को लेकर जो कानाफूसी सबसे तेज सुनाई दे रही है वह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की है। केशव प्रसाद मौर्य से आरएसएस से लंबे वक्त तक जुड़े रहे। 2017 में राज्य में भाजपा की जीत के बाद योगी को सीएम बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने इस असंतोष को मुश्किल से छिपाया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने कैबिनेट बैठकों में जाना बंद कर दिया है। वो कम से कम 2 बार जोर देकर कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब वो लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में विधायकों और प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जैसे भाजपा के ओबीसी सहयोगी भी शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य की एक अन्य ओबीसी नेता और निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ बैठक भी हो चुकी है। ये बैठक संजय निषाद के बुलडोजर पर दिए गए बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुलडोजर के कारण लोकसभा चुनावों में यूपी में एनडीए की सीटों में गिरावट एक प्रमुख कारण रहा। एक और उल्लेखनीय घटनाक्रम में मौर्य द्वारा नियुक्ति विभाग द्वारा आरक्षण दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में विवरण मांगने वाला एक पत्र हाल ही में सार्वजनिक हुआ। सूत्रों ने कहा कि ये पत्र पिछले साल का है। संयोग से ये उसी तरह का एक सवाल था जो भाजपा की सहयोगी अपना दल की एक अन्य ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से पूछा था। उस पत्र में कहा गया था कि राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के अंतर्गत आने वाले पदों को खाली रखा गया और धीरे धीरे उन्हें अनारक्षित कर दिया गया। वहीं विपक्ष पार्टियां भाजपा और एनडीए के भीतर उन तनावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में पोस्ट किया कि यूपी में एक मानसून ऑफर है, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। लेकिन उन सभी भाजपा नेताओं और सहयोगियों में जिन्होंने सुझाव दिया है कि लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पार्टी की 80 में से 33 सीटों तक गिरने का दोष आदित्यनाथ सरकार पर है। इसमें मौर्य का पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री लंबे समय से भाजपा की वफादार हैं, जिन्होंने बीएचपी में कार्यकाल सहित आरएसएस के रैंकों में अपना रास्ता बनाया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, जिसने यूपी में भाजपा की किस्मत बदल दी। वह यूपी से एक बार विधायक और एक बार सांसद रहे, राज्य इकाई में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर रहे और 2017 में यूपी में भाजपा का नेतृत्व किया जब वह सत्ता में आई। इसलिए कई लोग उन्हें उस समय सीएम पद का स्वाभाविक दावेदार मानते थे, लेकिन आदित्यनाथ ने उन्हें पछाड़ दिया। गोरखनाथ मठ के प्रमुख और 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे, जो मूल रूप से उत्तराखंड के ठाकुर हैं। उनका चयन इसलिए भी एक उपेक्षा थी क्योंकि तब तक वह अपना खुद का दक्षिणपंथी संगठन हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे और आरएसएस से जुड़े नहीं थे। मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनको यहां भी समझौता करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी नियुक्त किए, जिनमें से एक ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा थे, जो राज्य की जातिगत खाई को पाटने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। माना जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में मौर्य को अपनी सीट सिराथू से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके और आदित्यनाथ के बीच संबंध और भी खराब हो गए। मौर्य के समर्थकों ने 2012 में जीते गए निर्वाचन क्षेत्र से 7,337 वोटों से उनकी हार में आंतरिक तोड़फोड़ देखी, जिसे भाजपा ने 2017 में 26,000 से अधिक मतों के अंतर से फिर से जीत लिया। इस बीच 2014 में मौर्य ने फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता, जो कभी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने के भाजपा के फैसले को पार्टी द्वारा शांति स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि फिर से मौर्य को 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक होने का सामना करना पड़ा। इस तरह उन्हें ब्रजेश पाठक के बराबर रखा गया, जो 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा से भाजपा में आए थे। मौर्य के विपरीत पाठक को कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी अपनी सलाह को बरकरार रखा। यही कारण है कि चुनाव के बाद की बैठकों से उनकी अनुपस्थिति ने काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। मौर्य की तरह आदित्यनाथ ने राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा द्वारा गठित पैनल में पाठक का नाम नहीं लिया, जिसे सीएम लोकसभा चुनाव के बाद जीतना चाहते हैं।